जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है भाई सब लोग ठीक ठाक होंगे और तैयारियां शेयरियाँ खूब कर रहे होंगे। इंटरव्यू आप लोगों का करीब आने वाला है। उम्मीद है कि एक्सपेक्टेड भी है कि ये जनवरी या फरवरी में ये आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। जैसे ही कंफर्म होगा फिर इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। तो भाई हमारी सीरीज़ चल रही थी ये इंटरव्यू के लिए कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के इंटरव्यू के लिए। तो उसके सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना ली हुई हैं, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी कि इंस्पेक्टर का असल में काम क्या है, या कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना वो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू में इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से उनसे पूछे जा सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमारी ये नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम ये देखेंगे कि STR 16 क्या होता है। हम सेल्स टैक्स के बारे में पढ़ रहे थे कि सेल्स टैक्स में रिकवरी की क्या क्या मैयर्स होती हैं, क्योंकि एज अ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू टैक्स के इंस्पेक्टर को रिकवरी की सारी मैयर्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो टैक्स पेयर से किस किस तरह टैक्स रिकवर करेंगे और क्या क्या मैयर्स हो सकती हैं। सेल्स टैक्स रूल है 2006, जो 2006 में ये रूल आए थे, उसके अंदर भी कुछ रिकवरी के तरीक़ेकार बताए गए हैं। ठीक है, आज हमने वो देखना है कि उसमें क्या बताया गया है, कौन कौन सा रूल रिकवरी से रिलेटेड है, कौन सा चैप्टर रिकवरी से रिलेटेड है। ये STR 16 क्या होता है। बड़ा ही डेंजरस किस्म का ये नोटिस है और बड़ा ही ख़तरनाक नोटिस है, इम्पॉर्टेंट भी बड़ा है, जिसमें अब आगे जाके देखेंगे कि ये किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से डेंजरस है। हमने जो पढ़ना है इसमें कि ये रूल 71 ऑफ सेल्स टैक्स रूल वो क्या है, STR 16 क्या होगा और ये कब इशू किया जाता है, और जब ये इशू कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमने आज इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर करनी है। छोटा टॉपिक लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज अ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू अगर आपको STR 16 का नहीं पता तो फिर इसका मतलब है लैक ऑफ नॉलेज है कहीं ना कहीं पे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई STR 16 क्या होता है, ये किस लिए इशू किया जाता है, ये क्यों इशू किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि ये रिकवरी जो है ये सेल्स टैक्स रूल के अंदर कहाँ पे मौजूद है। चैप्टर 11 है इसका, सेल्स टैक्स रूल 2006 का। पार्ट 1 है उसका रिकवरी वाला, जो रूल 70 से स्टार्ट होता है। 70 रूल इसका होगा और उसमें ये बताया गया है कि इसकी एप्लीकेशन किस किस पे होगी। ये रिकवरी की जो एप्लीकेशन है ये किस पे अप्लाई होती है। द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर shall apply to recoveries made under section 48 of the act मतलब सेल्स टैक्स एक्ट 1990। उसके अंदर जो सेक्शन 48 दिया गया है उसको रिकवर करने के लिए आप जो तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आगे बताए गए हैं। तो याद रखें, सबसे पहले टैक्स पेयर को टैक्स लगता है, ऑफिसर उसको टैक्स लगाता है, ऑर्डर पास करता है सेल टैक्स का। सेल्स टैक्स का ऑर्डर पास करने के बाद टैक्स पेयर के पास एक टाइम लिमिट होता है कि वो टैक्स जमा करवा दे। वो टाइम कब तक होगा, वो टाइम होगा उसकी अपील फाइलिंग तक का टाइम, 30 डेज़ का। क्योंकि 30 डेज़ के बाद उसके पास फर्स्ट अपील का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, टाइम बार्ड हो जाएगी, वो अपील नहीं कर पाएगा। अनलेस कि वो कंडोनेशन करवा के एप्लीकेशन देकर कोई सॉलिड रीज़न बताकर दोबारा से अपनी अपील लगा ले तो वो एक अलहदा बात है। लेकिन जो बाय लॉ है वो उसके पास 30 डेज़ का टाइम है। 30 डेज़ के अंदर अगर वो अपनी अपील कर लेता है तो फिर इसका मतलब है कि हम आगे ये रिकवरी नहीं कर सकते। 30 डेज़ कहाँ से स्टार्ट होंगे, 30 डेज़ उसके डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर से होंगे। जिस डेट पे उसको ऑर्डर सर्विस करवा दिया गया है, चाहे वो कोरियर के ज़रिए करवाया, रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए, या फिर आपने ऑनलाइन उसको अगर ऑर्डर सर्विस करवा दिया है टैक्स पेयर को, उसके ईमेल पे चला गया है, तो उस दिन से उसके जो है ना वो 30 डेज़ स्टार्ट हो जाएंगे। अगर विद इन वो 30 डेज़, ये भी आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो फर्स्ट अपील का टाइम है वो कितना टाइम है और वो कब से स्टार्ट होता है। वो 30 डेज़ का टाइम है, वो टैक्स पेयर के पास हक होता है। जिस डेट पे सर्विस नोटिस करवा दिया जाता है उस डेट से ऑनवर्ड 30 डेज़ उसके काउंट होने शुरू हो जाते हैं। तो पता चला कि 30 डेज़ के अंदर अंदर या तो वो अपील कर दे, या फिर उसके बाद दूसरी ऑप्शन क्या है, रिकवरी से बचने के लिए वो टैक्स जमा करवा दे। तो आपने 30 डेज़ का टाइम रखा है, 30 डेज़ के अंदर वो अपना टैक्स जमा करवाता है। अगर नहीं करवाता तो फिर क्या सेल टैक्स एक्ट कहता है, सेल टैक्स एक्ट कहता है कि आप इसको एक और नोटिस भेजें जिसको कहते हैं 48B का नोटिस,
कि 48B में वो बता देता है टैक्स पेयर को, भाई आपके ऊपर इतना इतना ऑर्डर जो टैक्स लग चुका है, फलानी डेट पे लग चुका है, तो विद इन 10 डेज़ या 7 डेज़ के अंदर आपको एक दफ़ा फिर ये ऑप्शन दी जाती है कि आप ये टैक्स को जमा करवाएं। तो अगर वो फिर भी टैक्स नहीं जमा करवाता तो फिर आप आ जाएंगे डायरेक्ट रूल पे 70 पे कि भाई आपको मैंने ऑर्डर भी दिया, 30 डेज़ वो भी गुजर गए, फिर डिमांड नोटिस जो मैंने डिमांड नोटिस कह लें या 48B रिकवरी नोटिस कह लें वो दिया, उसमें भी मैंने आपको 10 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का टाइम दिया, आपने वो भी नहीं किया। अब हम डायरेक्ट आ रहे हैं रूल के ऊपर कि रूल क्या कहता है। तो रूल 70 तो आपको पता लग गया। उसके बाद आ रहा है कि 71 रूल। अब वो कह रहा है इनिशिएशन हो गई ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग, रिकवरी एक्शन ऑन एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द गवर्नमेंट ड्यूज आर एडज्यूड और डेट ऑफ सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस। The referring authority shall deduct the amount from any money owing to the person from whom such amount is recoverable and which may be at the disposal or in control of such officer। अब वो कह रहे हैं कि जिस डेट पे उसको ऑर्डर लगा है उसी डेट पे आपने डिमांड नोटिस इशू कर देना है, क्योंकि ये भी देखा गया है प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिस में, कि भाई अगर डिमांड नोटिस इशू नहीं होता तो फिर वो अपील का उसके पास टाइम बढ़ जाता है, वो फिर मसले मसाइल बढ़ जाते हैं कि भाई आपने डिमांड नोटिस क्यों नहीं इशू किया। डिमांड नोटिस इशू करते तो उसके बाद उसका वो टाइम लिमिटेशन होता है या वो आपको टैक्स जमा करवाता है। जब भी टैक्स ही नहीं, आपने डिमांड नोटिस इशू नहीं किया तो वो टैक्स कैसे जमा करवाए। तो जैसे ही ऑर्डर पास होता है उसके साथ ही ऑफिसर क्या करता है, डिमांड नोटिस भी इशू कर देता है ताकि भाई अपनी ये अमाउंट ड्यू पे करो। अब उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है ना आपने देखना है, 30 डेज़ के अंदर आप उसने कुछ भी नहीं करना, आपने उसको आपने रिकवरी भी नहीं करनी, देखना है। हाँ, अगर वो कोई स्टे ले आता है, अपील फाइल कर देता है, अपील फाइल का भी आपको पता होना चाहिए कि जस्ट वो आपको ला के कागज़ ना दिखा दे कि भाई हमने अपील फाइल कर दी है। अपील के रूल में हमने पढ़ा था कि अगर उसने 10% ऑफ द टैक्स जमा करवा दी है तो फिर उसकी अपील पे हम रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं करेंगे। खाली अपील फाइल करने से भी रिकवरी नहीं रुक सकती। हाँ, जब तक स्टे ना आ जाए, अगर स्टे आ जाता है तो फिर उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग रुक जाती है। अगर स्टे नहीं आता, वो 10% टैक्स जमा करवा देता है तो ऑटोमेटिक रिकवरी प्रोसीडिंग रुक जाएगी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, वहाँ पे क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलेगा। अगर आपका वो बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर आप क्वेश्चन को डिफेंड कर सकेंगे, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो उसने बता दिया जी कब आपने करना है। आगे आ रहा है 2A रूल 70 का जो 2A क्लॉज है वो क्या कहता है, सर्व अ नोटिस टू द सेल्स टैक्स, कस्टम्स, फेडरल एक्साइज एंड इनकम टैक्स ऑफिसर। अब ये ऐसा 16 हम पढ़ने लगे हैं, वो ये कहता है कि जितने ऑफिसर्स हैं FBR के जो मुख्तलिफ हेड में टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, आप उन सारों को एक नोटिस भेज दें। ठीक है, उन सब को अगर आप एक नोटिस भेज देंगे कि भाई इस शख्स का जिसका हम नाम लेके आपको बता रहे हैं इसके ऊपर अमाउंट ड्यू है सेल टैक्स की, इतनी अमाउंट ड्यू है, उसने अभी तक जमा नहीं करवाई, हमारी सारी कोशिशों के बावजूद बैंक अटैचमेंट हमने कर लिया, वहाँ से कुछ पैसे निकले, उसके अलावा कहीं और बैंक में उसके पैसे नहीं मिले, तो अब हमारे पास हल क्या है, हम STR 16 डालने लगे हैं। जितने कस्टम कलेक्ट्रेट हैं, जितने फेडरल एक्साइज के हैं, ये जो पोर्ट्स हैं जहाँ जहाँ से वो इंपोर्ट कर रहा है, उन सारों को हम ये नोटिस डाल देंगे और कहेंगे कि भाई अब इस बंदे से जितनी अमाउंट आप रिकवर कर सकते हैं वो करें हमारे हेड के अंदर। अगर आपने कोई इसका रिफ़ंड देना है, उस रिफ़ंड में से पहले हमारा टैक्स डिडक्ट करें फिर रिफ़ंड करें। अगर आपने कोई इसकी इंपोर्ट आपके पास है तो उसको सीज़ कर लें, उसको सेल करके आप रिकवर करें। इस तरह का काम आप करें, तब तक इस बंदे को आपने छोड़ना नहीं है, इसकी कोई भी एक्शन आपने करना नहीं है। तो वो STR 16 कहलाता है। STR 16 का स्पेसिफिक फॉर्मेट भी दिया गया है, रूल्स के अंदर मौजूद है। इसी रूल्स के एंड पे अभी हम देखते हैं कि उसका क्या फॉर्मेट है, उसके मुताबिक फिर वो फॉर्मेट के मुताबिक रूल नोटिस डाला जाता है, ऐसे ही नहीं लिखा जाता। कह रहा है STR 16 टू डिडक्ट द गवर्नमेंट ड्यूज फ्रॉम एनी मनी ओइंग टू द डिफॉल्टर्स विच मे बी अंडर देयर कंट्रोल। कह रहा है अगर आपके कंट्रोल में उस बंदे का कोई भी अमाउंट है तो आप उसमें से डिडक्ट कर लें। एंड अ कॉपी ऑफ सच नोटिस शैल बी इंडोर्स टू द डिफॉल्टर। और यही जो नोटिस है STR 16, इसकी एक कॉपी इंडोर्स कर दी जाती है, भेज दी जाती है उस डिफ़ॉल्टर को, उस टैक्स पेयर को जिसकी अमाउंट उसने टैक्स देना होता है।
तो ये एक छोटा सा टॉपिक था और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। रिकवरी के अंदर STR से आपका बड़ा पाला पड़ना है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी था। अब हम सेल्स टैक्स रूल के अंदर जाकर इसका एक दफ़ा एक फॉर्मेट देख लेते हैं, ताकि उससे आपको आइडिया हो जाए कि फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये मैंने सेल टैक्स रूल खोला हुआ है, यहाँ से अगर हम इसको निकालें फाइंड करके STR 16, इसके हम एंड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आएगा STR 16। उसमें है कुछ भी नहीं, जस्ट उसमें एक फॉर्मेट सा दिया गया है कि भई आपने इस तरीके से ये वाला नोटिस इशू करना है। उसमें एक अमाउंट दी गई होती है और तमाम कस्टम्स वगैरह को इधर उधर सबको वो नोटिस कॉपी चली जाती है। उस कॉपी के अंदर वो क्या करते हैं आगे, फिर कस्टम वाले उसको अपनी रिकवरी की लिस्ट में डाल लेते हैं, और रिकवरी की लिस्ट में डालने के बाद अगर उस बंदे का कोई भी डाटा आता है उससे मैच करता है तो वो उसको उसमें से डिडक्ट कर लेते हैं अमाउंट। इसी तरह आप भी कि आप इंस्पेक्टर्स की भी FBR में लिस्टें बनी होती हैं रिकवरी की। STR 16 C रूल 71(2) ये वाला जी, ये वाला STR 16 71(2) रूल के लिए इस्तेमाल होगा। जो हमने 71 रूल 2 पढ़ा है अभी, उसमें ये वाला STR 16 लगेगा। फॉर्म ऑफ नोटिस ऑफ टू सेल्स टैक्स, कस्टम, फेडरल एक्साइज एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। यहाँ पे नंबर लग जाएगा आपके ऑफिस का, डेट लग जाएगी, सब्जेक्ट में आ जाएगा कि जी फ़लाँ फ़लाँ टैक्स पेयर है, उसके ऊपर इतना अमाउंट कवर है, तो वो आपने रिकवरी करनी है। वो कह रहा है जी वेयर एज गवर्नमेंट ड्यूज़ अमाउंटिंग टू रुपीज़, यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट वो नहीं जो आपने टैक्स लगाया, अमाउंट वो जो सारे टैक्स में से कलेक्शन होने के बाद अमाउंट बची है, सारी जो रिकवर नहीं हो पा रही। कुछ तो आपने बैंकों से निकाल ली होगी, ठीक है, कुछ उसका डिडक्ट हुआ होगा, तो वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रही है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट मैसर्स, यहाँ पे केस का नाम आ जाएगा। हैविंग, उसका नेशनल NTN नंबर जो है वो आ जाएगा। विच दे हैव फेल टू पे, बता रहा है जी वो फेल हो गया जी पे नहीं कर पाया, फ़लाँ फ़लाँ, ये सारी वर्डिंग लिखने के बाद आपने यहाँ पे केस का नाम और फिर इसको आपने TCS कर देना है या UMS कर देना है, जो भी आपके डिपार्टमेंट में पोस्ट होगा उसके ज़रिए। मैसर्स उस केस का नाम लिख देना है यहाँ पे, ठीक है जी। ऑल अदर कंसर्न, वो कंसर्न क्या है, रेफरिंग अथॉरिटीज़, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर, सेल्स टैक्स, वो सारे इसमें आ जाएंगे। क्योंकि इनकम टैक्स में तो आपके पास ये केस फॉल कर रहा होगा, तो आप किसी और को तो नहीं दे सकेंगे, तो सारी की रिकवरी आपके पास ही होगी, सारी इन्फॉर्मेशन उस केस की आपके पास ही होगी। आपने तो जो रिकवरी करनी थी कर ली। अब कहीं और से वो अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है, कहीं और से अपना बिजनेस रन कर रहा है, तो फिर वो कस्टम कलेक्ट्रेट ही है, ठीक है, तो वो उनके थ्रू आप अपनी रिकवरी करवा सकते हैं, उन्हें भी ये नोटिस की कॉपी भेजी जा सकती है। तो ये था STR 16 सेल्स टैक्स रूल 2006 का, जो रूल 71 उसका सब क्लॉज 2 है, उसके अंदर ये मेंशन किया गया कि आप STR 16 कब डालेंगे और किस रिकवरी के अगेंस्ट डालेंगे। तो भाई ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आगे भी आने वाली हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।